नमस्कार। ये सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट्स एंड इम्परफेक्शंस का अगला पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे रस समीकरण मिति दोष। इसके पहले वाले में हमने रस समीकरण मिति दोष के बारे में बात की थी, जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बताया था। और अब हम बात करेंगे रस समीकरण मिति दोष, मतलब इसको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। होता क्या है इसमें, अब जैसे नाम से ही लग रहा है कि ये अगर दोष उत्पन्न होगा तो निश्चित है कि अणु का जो अणुसूत्र है वो परिवर्तित हो जाएगा। जो स्टोइकियोमेट्री है, जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो वो चेंज हो जाएगी, कुछ ना कुछ चेंज होगा। ठीक है, इस तरह से। तो रस समीकरण मिति दोष ये है क्या, वे दोष जिनके उत्पन्न होने से अणुसूत्र परिवर्तित हो जाता है रस समीकरण मिति दोष कहलाते हैं, मतलब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाते हैं। ये कैसे हो सकता है, अणुसूत्र कैसे बदल जाए। एक चीज़ तो ध्यान रखिए कि जो भी आयनिक क्रिस्टल होगा उसमें उदासीनता हमेशा बनी रहेगी, डिफेक्ट अगर उत्पन्न होता है तब भी। ठीक है, वो चाहे प्राकृतिक इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए, नेचुरली जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है वो आ जाए क्रिस्टल के अंदर, या जो क्रिस्टल है वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर किसी को दे दे, मतलब बाहर नेचर को दे दे, तो क्रिस्टल की उदासीनता हमेशा बनी रहती है। ठीक है, मतलब क्रिस्टल कभी भी प्रकृति में प्लस या माइनस या चार्ज फॉर्म में नहीं मिलता, वो हमेशा न्यूट्रल मिलता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा वो। क्लियर। लेकिन यहाँ पर अणुसूत्र परिवर्तित हो रहा है, तो ये दो तरीके से हो सकते हैं, या तो धनायन कम हो जाए या धनायन ज़्यादा भी हो जाए, धनायन कम हो जाए धनायन ज़्यादा भी हो जाए। ठीक, या इसका उल्टा ऋणायन कम हो जाए ऋणायन ज़्यादा हो जाए। इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट देखो, अगर धनायन अधिक है तो हम ये जो बात बता रहे हैं आपको, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए बता रहे हैं कि अगर धनायन अगर अधिक हुआ तो वैरुद्ध उदासीनता किससे बनेगी, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। मतलब अगर पॉजिटिव सेंटर्स ज़्यादा डेवलप हुए उस क्रिस्टल के अंदर तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके नंबर्स बढ़ेंगे। बाहर से इलेक्ट्रॉन्स या जो मेटल का खुद का इलेक्ट्रॉन है जो त्यागेगा वो इलेक्ट्रॉन, तो अगर धनायन अधिक हुआ तो वैरुद्ध उदासीनता जो है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा मेंटेन होगी। क्लियर। दूसरा, अगर ऋणायन ज़्यादा हुआ, मान लीजिए क्रिस्टल में अगर ऋणायन ज़्यादा होता है तो जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है जो पॉजिटिव आयंस है उसके द्वारा मेंटेन होगी। मतलब जो रस समीकरण मिति दोष है वो दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। एक, जब धनायन अधिक हो तो उदासीनता कैसे मेंटेन होगी, इलेक्ट्रॉन के द्वारा मेंटेन होगी। और अगर ऋणायन ज़्यादा हो जाए तो जो उदासीनता है वो मेंटेन होगी धनायन के द्वारा। क्लियर। जैसे धनायन अगर ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन बाहर से आएंगे, या धनायन के द्वारा जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन उनके द्वारा बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, जिससे उस क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहेगी। दूसरा, अगर ऋणायन ज़्यादा हो गए तो जो वैरुद्ध उदासीनता है वो कैसे मेंटेन होगी, धनायन के द्वारा। तो अगर क्रिस्टल में ऋणायन ज़्यादा हुए तो उदासीनता धनायनों के द्वारा मेंटेन होगी। क्लियर। अब आओ देखते हैं यहाँ हम पहला हिस्सा देख रहे हैं, धातु अधिकता दोष। मतलब जब मेटल एक्सेस हो रहा है, जब मेटल ज़्यादा है तब धातु की अधिकता के कारण जो दोष उत्पन्न हो रहा है वो भी इसी के अंतर्गत है। ये पार्ट है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का। इसमें भी दो कंडीशन हम ले रहे हैं। एक ले रहे हैं ऋणायन रिक्तियों के द्वारा, ऋणायन रिक्तियों के द्वारा दोष जो उत्पन्न हो रहा है वो धातु अधिकता दोष का ही हिस्सा है। ठीक, मतलब धातु अधिक हो रहा है, लेकिन कैसे, ऋणायन रिक्तियों के द्वारा हो रहा है। मतलब ऋणायन जो हैं वो किसी कारणवश वहाँ से हट रहे हैं, जिससे धनायन जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो बढ़ जा रहे हैं। ऋणायन उस क्रिस्टल से हट रहा है और ऋणायन के क्रिस्टल से हटने से पॉजिटिव आयन के नंबर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। तो धातु अधिकता दोष के अंतर्गत हम पहला हिस्सा देख रहे हैं, ऋणायन रिक्तियों के द्वारा दोष। क्लियर। और इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वर्ण केंद्र। ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलर सेंटर या इसको बोलते हैं एफ सेंटर। अब एफ सेंटर क्यों, एफ जो टर्म है, एफ मीन्स फॉरबेनजेंटर, ये जर्मन वर्ड है फॉरबेनजेंटर, और फॉरबेनजेंटर का मतलब होता है रंग, कलर। ठीक है, तो इसको हिंदी वर्जन में हम क्या बोलेंगे, वर्ण केंद्र या रंग केंद्र। ठीक है, ये धातु अधिकता दोष का एक उदाहरण है और ये धातु अधिकता दोष उत्पन्न कैसे हुई है, ऋणायन रिक्तियों के कारण उत्पन्न हुई है, ऋणायन रिक्तियों के कारण उत्पन्न हुई है। अब देखो होता कैसे है, ये है कोई आयनिक क्रिस्टल। ठीक, A+B- चारों तरफ रेस्पेक्टिव मतलब अल्टरनेट है, A+B-, तो A+ की चारों तरफ B-, B चारों तरफ A+, ये है पूरा। क्लियर। अब मान लो जैसे एग्जांपल्स हम ले ले रहे हैं, यहाँ पर कलर भी देख लेना और ये भी देख लेना। जैसे मान लो ये है सोडियम क्लोराइड, सपोज इट सोडियम क्लोराइड, उसी का एग्जांपल है। तो A+ का मतलब यहाँ ले लो Na+, और ये B- है बेटा, इसको ले लीजिए आप Cl-। क्लियर। अब मान लीजिए
सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है, इसको अगर हम सोडियम वाष्प की उपस्थिति, मतलब सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करें, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करने पर सोडियम क्लोराइड पीला हो जाता है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है और ये फैक्ट भी है कि सोडियम क्लोराइड को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है वो पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। तो इसकी व्याख्या अगर हमें करनी हो तो हम वर्ण केंद्र की सहायता ले सकते हैं, मतलब वर्ण केंद्र के द्वारा हम इसका रीजन बता सकते हैं। अब होगा कैसे, देखो मान लीजिए ये Na+Cl- Na+Cl- ये सब है। हमने इस क्रिस्टल को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया, तो अब सोडियम वाष्प की उपस्थिति में जब हम गर्म करेंगे तो ये है सोडियम। जब हमने गर्म किया, ये गैसीय अवस्था में है, वेपर फेज में, ठीक। वैसे भी सोडियम जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है ना, बड़ी आसानी से सोडियम को आप चाकू से काट भी सकते हैं। सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। तो सोडियम जो है, सोडियम को अगर आप गर्म करें तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा गैसीय अवस्था में ही, ठीक, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। अब होता क्या है, ये जो सोडियम वाष्प है, सोडियम वेपर, ये सोडियम वेपर जब सोडियम क्लोराइड को इसके वातावरण में हम गर्म करते हैं तो Na+ आयन जो है वो यहाँ डिपॉजिट होते हैं इसकी सतह पर। जब इसके सतह पर Na+ आएंगे तो अब होगा क्या, उस क्रिस्टल से जो Cl- आयन है, जो Cl- आयन है वो सतह की ओर जाने लगते हैं। सतह की ओर जब जाएंगे तो ये Cl-, जिसको हम B- दिखा रहे हैं, वही Cl-, तो ये जो Cl- आयन है ये सतह की ओर चले जाएंगे, सतह की ओर विस्थापित होंगे। सतह की ओर जब विस्थापित होंगे तो यहाँ रेडाइन की रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। क्या उत्पन्न हो जाएंगी, रेडाइन की रिक्तियाँ। और रेडाइन की रिक्तियाँ जब उत्पन्न हो जाएंगी तो यहाँ से Cl- हट करके सतह की ओर चला गया, मतलब यहाँ से Cl- हट कहाँ चला गया, सतह की ओर। क्यों सतह की ओर चला गया, क्योंकि सतह पर Na+ आयन का डिपोजिशन हो रहा है, Na+ आयन अवक्षेपित हो रहे हैं उस सतह पर, इस सतह पर, और उसके कारण जो है क्रिस्टल के अंदर Cl- आयन अर्थात रेडाइन की रिक्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो जब रेडाइन की रिक्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं तो क्रिस्टल तो उदासीन बना रहेगा, वो कैसे होगा। तो जो रेडाइन की रिक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं, उन रेडाइन की रिक्तियों के उत्पन्न होने पर वहाँ से जो सोडियम के द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, क्लियर। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये फ्री होते हैं। क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये उतना बाउंड नहीं होते जितना Cl- अपने Na+ के सापेक्ष बाउंड था, उतना बाउंड नहीं है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन तो होगा क्या, यहाँ पर ये जब प्रकाश में रखा जाएगा या जब ये इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों को जब ऊर्जा मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में। ऊर्जा ग्रहण करने के पश्चात ये मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे, और जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ से जब वापस आएंगे, मतलब निम्न से उच्च में गए ऊर्जा ग्रहण करके, जब वापस आएंगे तो ये कुछ निश्चित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जिसके कारण हमें इस क्रिस्टल का रंग, कोई ना कोई रंग दिखाई देता है, मतलब इसका कोई ना कोई रंग दिखाई देता है। जैसे Na+ और Cl- ओरिजिनली जो है वो रंगहीन होते हैं, Na+ भी रंगीन होता है, Cl- भी रंगीन होता है। लेकिन अगर इसको सोडियम की वाष्प में हम गर्म करें तो पीला हो जा रहा है, तो उसके पीछे का कारण ये है कि सोडियम की वाष्प या सोडियम परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा गया, और इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये Na+ आयन इन क्रिस्टलों पे सतह पे जमा हुए और Cl- आयन क्रिस्टल से सतह की ओर चले गए। तो वहाँ तो Na+ Cl- उदासीन हो गए, लेकिन यहाँ रिक्तियाँ उत्पन्न हुई, वो भी रेडाइन की रिक्तियाँ। उन रेडाइन की रिक्तियों को भरने के लिए जो त्यागा गया इलेक्ट्रॉन है वो आकर के ऑक्युपाइड हो गया, मतलब यहाँ कवर कर लिया उसने। तो क्रिस्टल अभी भी पूरा उदासीन हो गया, लेकिन अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों के आ जाने से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, और ये इलेक्ट्रॉनों को जब ऊर्जा मिलेगी, इन इलेक्ट्रॉनों को जब ऊर्जा मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे, और वहाँ से जब वापस आएंगे तो एक निश्चित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा ये उत्सर्जित करेंगे, जिसके कारण इस क्रिस्टल का कोई ना कोई रंग हो जाएगा, कोई ना कोई ये रंग दिखाएंगे। इसी के कारण इन सेंटर्स को, जो इलेक्ट्रॉन के फ्री ट्रांस सेंटर्स हैं, इनको हम बोलते हैं F सेंटर। F मतलब कलर, ध्यान रखिए बेटा, F मतलब कलर। समझ में आई बात। तो ये था वर्ण केंद्र, मतलब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को जब हमने सोडियम वाष्प में गर्म किया तो वो पीला हो गया। पीला क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो Cl- आयन थे वो विस्थापित हुए, रेडाइन की रिक्तियाँ उत्पन्न हुई, और रेडाइन की रिक्तियों के स्थान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन आकर के रहने लगे, जिससे इन इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा ग्रहण करने के पश्चात निम्न ऊर्जा स्तर से जब उच्च ऊर्जा स्तर में गए और वहाँ से वापस आए तो इन्होंने निश्चित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा उत्सर्जित की, और उसकी तरंगदैर्घ्य वही दृश्य प्रकाश, विजिबल
विजिबल जो रेंज होती है ना, विबग्योर, तो उसके रेंज में आती है, 380 से 760 नैनोमीटर के बीच में आती है। तो उसमें इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं के रंगीन होने के कारण जो क्रिस्टल है वो भी क्या हो गया, रंगीन हो गया। तो सोडियम क्लोराइड को सोडियम की वाष्प में हम गर्म करें तो पीला हो जाता है। ऐसे ही मान लीजिए ये पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम पोटेशियम वाष्प में गर्म करें, पोटेशियम वाष्प में, तो वो बैगनी हो जाता है। जी हाँ, क्रिस्टल बैगनी हो जाता है। अगर हम लिथियम क्लोराइड को लिथियम वाष्प में गर्म करें, लिथियम वाष्प में गर्म करें तो वो गुलाबी हो जाता है। ठीक बेटा, तो सोडियम क्लोराइड सोडियम के वाष्प में गर्म करने पर पीला, पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम के वाष्प में गर्म करने पर बैगनी हो जाता है, लिथियम क्लोराइड को लिथियम वाष्प में गर्म करने पर वो गुलाबी हो जाता है। क्लियर? ठीक है। तो धातु अधिकता दोष, धातु अधिकता दोष में दो हिस्सा देख रहे थे। एक हिस्सा हमने देखा था अभी ऋणायन रिक्तियों के द्वारा, जिसमें आया था वर्ण केंद्र, ठीक है, और दूसरा आया है अंतराकाशीय स्थानों के द्वारा दोष। देखिए, अंतराकाशीय स्थानों के द्वारा दोष का मतलब ये है, यहाँ जो अंतराकाशीय धनायनों के द्वारा जो दोष उत्पन्न हो रहा है उसके कारण ये है कि क्रिस्टल में अतिरिक्त धनायन रहेंगे, मतलब यहाँ धातु ज़्यादा होंगे, लेकिन धातुओं के या धातु धनायनों के ज़्यादा होने के कारण जो क्रिस्टल में उदासीनता तो बनी रहनी है, तो उदासीनता अब कैसे बनेगी? तो जो अंतराकाशी छिद्र होते हैं, अंतराकाशी छिद्र जिसे वाइड्स बोलते हैं, वहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, धातु धनायन ज़्यादा हैं, और उस क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए प्रकृति से बाहर से इलेक्ट्रॉन उन अंतराकाशी छिद्रों में आ गए हैं, जिसके कारण धातु अधिकता दोष उत्पन्न हो गया है। ठीक, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आया था, अभी जो इसके पहले हम बात कर रहे थे आपसे वर्ण केंद्र के बारे में, वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आया था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो आए थे वो इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी छिद्र में नहीं गए थे। वो इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन वहाँ से हटा था, मतलब ऋणायन जब सतह की ओर चला गया था, तो जो स्पेस ऋणायन के लिए खाली हुआ है, तो ऋणायन की रिक्तियाँ वहाँ उत्पन्न हुई, और उन ऋणायन की रिक्तियों के स्थान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो धातु के द्वारा त्यागे गए थे वो इलेक्ट्रॉन आकर के रहने लगे। ये फ़र्क है इसमें, यहाँ ऋणायन की रिक्तियों के द्वारा जो धातु अधिकता दोष उत्पन्न हुआ था, और यहाँ धनायन अतिरिक्त मात्रा में आ गए हैं, धनायन अतिरिक्त मात्रा में आ गए हैं, जिसके कारण प्रकृति से इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी छिद्रों में आ गए, मतलब यहाँ कोई स्थान वेकेंट हुआ नहीं है। धनायन अतिरिक्त मात्रा में आ गए, अंतराकाशी छिद्रों में ही आए हैं, जाहिर सी बात है, छोटी त्रिज्या के धनायन वालों में ही होगा ये। तो वो अंतराकाशी छिद्रों में धनायन भी आ गए, और उस क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए प्रकृति से मुक्त इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशी छिद्रों में ही आ गए, जिसके कारण ये दोष उत्पन्न हुआ है, जिसे हम कह रहे हैं अंतराकाशी धनायनों के द्वारा दोष। क्लियर? ठीक है। इसमें एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो ये है जिंक ऑक्साइड Zn2+, ठीक है। जिंक ऑक्साइड जब ये वेपर फेज में होता है, मतलब जब वाष्प अवस्था में होता है, तो ये पीला हो जाता है। जी हाँ, पीला हो जाता है, और पीला होने का कारण भी वही है, जो अंतराकाशी छिद्रों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा ग्रहण करेंगे, वाष्प अवस्था में है, उच्च ऊर्जा स्तर में, तो ये ऊर्जा जब ग्रहण करेंगे, तो ऊर्जा ग्रहण करने के बाद इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो चले जाएंगे उच्च ऊर्जा स्तर में, और वहाँ से जब वापस आएंगे तो निश्चित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा ये उत्सर्जित करेंगे, जिसके कारण इनके क्रिस्टलों का रंग कुछ ना कुछ होगा। जहाँ तक रही बात जिंक की, तो जिंक ऑक्साइड की, तो जिंक ऑक्साइड जो जिसे हम जिंकाइड भी कहते हैं, ये पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। वैसे जो आप कह सकते हैं ठंडा जिंक ऑक्साइड जो होता है वो श्वेत होता है, श्वेत या सफ़ेद, है ना, ये होता है। क्लियर? तो एफ केंद्र ध्यान रखेंगे, एफ केंद्र। हाँ, एक बात और बता दें हम आपको, एफ केंद्र जो है वो शॉटकी डिफेक्ट के समान होता है। एफ केंद्र जो है वो शॉटकी डिफेक्ट के समान होता है। जैसे शॉटकी डिफेक्ट में क्या था, प्लस भी गायब हुआ, माइनस भी गायब हुआ। यहाँ एफ केंद्र में केवल माइनस हटा है, और उसके जगह पर कौन आ गया है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। वहाँ पर कोई नहीं आया था, ध्यान रखिए, शॉटकी डोज में कोई नहीं आया था। वहाँ पर मान लो अगर 2 होल्स पैदा हो रहे हैं, तो एफ सेंटर में 1 होल पैदा होता, मतलब एक निगेटिव गया तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया। क्लियर? ये था इतना। अब इसका दूसरा पार्ट देख लो, धातु न्यूनता दोष। हाँ, एक एग्जाम्पल इसमें हम और बता सकते हैं आपको। ये जो धातु अधिकता दोष है, उससे बनते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप के अर्धचालक।
ठीक है। तो अगला जो वीडियो बनना है वो ठोसों का वैद्युत गुण से बनना है, ठोसों का वैद्युत गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो उसमें हम एन टाइप, पी टाइप, अर्धचालक या सेमी कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे, चालक अचालक ये सारी बातें बात करेंगे, उसमें आ जाएगा। फिलहाल अभी इतना याद रखो कि धातु अधिकता दोष से हम एन टाइप अर्धचालक भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। धातु न्यूनता दोष, धातु कम हो गए, धातु क्या हो गए, कम हो गए। धातु न्यूनता दोष, अब ये कैसे हो सकता है, देखो होगा क्या। सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रकार के दोष के लिए कि ये संक्रमण धातुओं के ऑक्साइडों में मिलेगा, संक्रमण धातुओं के ऑक्साइडों में ये प्राप्त होगा। ये जो दोष है संक्रमण धातुओं के, उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि संक्रमण धातुएं जो हैं वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं, मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण उनमें धातु न्यूनता दोष पाया जाता है। जैसे मान लो, ऐसे समझो, अब ये फेरस ऑक्साइड का एग्जांपल हम ले लें, फेरस ऑक्साइड है ना, जनरली फार्मूला जो होगा वो Fe2+O2- तो FeO हो गया, ठीक। इसमें दोष उत्पन्न हुआ है। अब मान लीजिए जैसे आयरन जो होता है वो दो आयनिक फॉर्म में, एक Fe2+ और एक Fe3+, 2+3+, दिस इज फेरस, दिस इज फेरिक। अब मान लीजिए इस फेरस ऑक्साइड के क्रिस्टल में Fe2+, ठीक, अगर हम 3 Fe2+ गायब कर दें, इस फेरस ऑक्साइड के क्रिस्टल में 3 Fe2+ गायब हो जाए, 3 Fe2+ का मतलब हो गया 6+ ना, 3 Fe2+ का मतलब हो गया 3 Fe2+ आयन गायब हो गए क्रिस्टल से। अगर वो गायब हो गए ना बेटा, तो धनायन कम हो गया, धनायन कम हो गया। तो अब यहाँ क्या है, 3 Fe2+ आयन अगर गायब हुए, मतलब वहाँ 6+ का चार्ज कम हुआ है, अर्थात 6- वहाँ है। अब आप जरा देखो, उस 3 Fe2+ के स्थान पर अगर हम 2 Fe3+ आयन दे दें, 3 Fe2+ के स्थान पर 2 Fe3+ आयन दे दें, तो 6+ इससे भी तो मिल जाएगा। लेकिन अब जरा ध्यान दो, 3 Fe2+ गायब हुआ है और उसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए कितने आवश्यक हैं, सिर्फ 2 Fe3+। तो अब जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ एक Fe2+ का स्थान खाली हो गया है। इसके केस में एक देखो 3 Fe2+ और यहाँ 2 Fe3+, चार्ज सेम है, 6+, लेकिन एक धनायन का स्थान क्या हो गया है, रिक्त हो गया है। तो क्रिस्टल की उदासीनता बनी है, इसके बावजूद भी इसमें एक धनायन क्या हो गया है, कम हो गया है। तो चूंकि धनायन कम हुआ है, धातु कम हो गए, तो धातु के कमी के कारण जो दोष उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं हम धातु न्यूनता दोष। और इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल आपको मिलेगा पी टाइप के सेमी कंडक्टर्स में, ठीक। तो इससे धातु अधिकता दोष से इसके अंतर्गत जो मिलेगा वो मिलेगा एन टाइप अर्धचालक, और यहाँ से मिल जाएगा पी टाइप अर्धचालक। क्लियर। तो ये है धातु न्यूनता दोष, जिसका बेहतरीन एग्जाम्पल होता है संक्रमण धातुओं की ऑक्साइड्स, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से होगा, और ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।